बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के हवाले से आज हम एयर एनालिसिस का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। एयर एनालिसिस में सबसे पहले हम जो उसका टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ एयर पोल्यूशन, ताकि हमें पता चले कि हमें एयर एनालिसिस करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। कोर्स आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर। इस लेक्चर को देखने के बाद आपके जो चीज़ें क्लियर होंगी या जिन क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकेंगे वो हैं वाई एयर इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ ट्रोपोस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एयर नॉर्मल या सी लेवल पे क्या है, एयर पोल्यूशन उसके सोर्सेज उसके इफ़ेक्ट्स, इंडोर एयर पोल्यूशन उसके सोर्सेज एंड उसके इफ़ेक्ट्स। तो सबसे पहले आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। एयर क्यों इम्पोर्टेंट है? मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इस चीज़ का नॉलेज ना हो। हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। हम नो डाउट फूड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन हम उसके बगैर 2 वीक्स तक गुजारा कर सकते हैं। वाटर बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम उसके अप टू 1 वीक लिटरेचर के अंदर है कि इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन जब हम एयर की बात करते हैं तो हम 2 मिनट नॉट लॉन्गर दैन अ कपल ऑफ मिनट्स जो है हम सर्वाइव कर सकते हैं। सो एयर जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा वाइटल है, अगर हम इसे फूड वाटर या से कंपेयर करें तो जो हर आदमी जो है नॉर्मल शख्स जो है वो डेली 10 to 25 मीटर क्यूब एयर जो है वो डेली ब्रीथ करता है, और इसके अंदर टॉक्सिन्स हो सकते हैं। ज़ाहिर बात है एयर के अंदर टॉक्सिन्स हो सकते हैं। टॉक्सिन्स क्या हैं? वो ऐसे केमिकल्स, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे वेपर्स जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, उनको हम टॉक्सिन्स के अंदर लेके जाते हैं। तो अब यहाँ से आपको इम्पोर्टेंस ऑफ एयर का पता चल गया होगा कि हमारे सर्वाइवल के लिए एयर ज़रूरी है। हम इसके बगैर, सबसे पहले तो ये कि हम इसके बगैर रह ही नहीं सकते, नॉट मोर देन 2 मिनट्स। सेकेंडली क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा एयर ज़रूरी है पूरे दिन के अंदर। और थर्डली क्या है कि अगर एयर पोल्यूटेड है, अगर एयर के अंदर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, डेंजरस हैं, तो उस सूरत में एयर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है कि हम उसको मॉनिटर करें, उसके एनालिसिस करें और उन टॉक्सिन्स जो हैं उनसे हम अपनी जान छुड़ाएं। तो उस एयर एनालिसिस पे जाने से पहले, पोल्यूशन पे जाने से पहले ट्रोपोस्फेयर की टर्म है। एटमॉस्फेयर आपको पता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एटमॉस्फेयर का जो सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर 10 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको ट्रोपोस्फेयर का नाम दिया जाता है। ये वो एरिया है जिसके अंदर वो एयर मौजूद है जो हम बेसिकली ब्रीथ कर रहे हैं, और इसी एरिया के अंदर तमाम वेदर के प्रोसेस हो रहे हैं। और उसके अंदर जो लोएस्ट 1 किलोमीटर है उसको हम बाउंड्री लेयर का नाम देते हैं, यानी कि अर्थ की सरफेस से लेकर जो फर्स्ट 1 किलोमीटर है उसको हम बाउंड्री लेयर का नाम देते हैं। और यही वो वाइटल पार्ट है एयर का जिसके अंदर ज़्यादातर एयर पोल्यूशन होती है। एयर की कंपोजिशन अगर हम नॉर्मल, सारी बात है, अगर हमने बताना है कि एयर पोल्यूटेड है तो हमें उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। तो अगर हम सी लेवल के ऊपर एयर के मेजर कंपोनेंट्स देखें तो बाय वॉल्यूम उनकी कंसंट्रेशन नाइट्रोजन 78.09% आपको पता है, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% और वाटर ड्रॉपलेट्स में वो 0 to 3% हो सकते हैं। ये सी लेवल के ऊपर एक नॉर्मल एयर जो है उसकी कंसंट्रेशन है। अब एयर पोल्यूशन मुख्तलिफ सोर्सेज से हो सकती है। वो सोर्सेज 2 तरह के होते हैं, स्टेशनरी भी हो सकते हैं, मोबाइल भी हो सकते हैं। स्टेशनरी सोर्सेज में सबसे बड़ा सोर्स फायर है, फॉरेस्ट फायर आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिछले दिनों। तो ये फायर जो है ये पहला स्टेशनरी सोर्स है जो कि एयर पोल्यूशन काज करता है। सेकेंडली आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर इस पिछले चंद सालों के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बड़ा फोकस है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रही हैं दुनिया के अंदर, बहुत इंडस्ट्री लग रही है।
मुल्क की इकॉनमी जो है आपकी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसके जो एग्जॉस्ट हैं, वो जो एफ्लुएंट्स हैं, गैसियस एफ्लुएंट्स जो हैं, वो एयर पोल्यूशन काज करने का स्टेशनरी सोर्स के ऊपर एक्ट करते हैं। थर्डली पावर स्टेशंस हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट या जो भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनके अंदर फर्नेस ऑयल आप बर्न करते हैं या कोल बर्न करते हैं, उनके ज़रिए आप बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे जो हैं वो भी एज अ स्टेशनरी सोर्स एक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू कॉज एयर पोल्यूशन। मोबाइल सोर्सेज की बात करें तो मोबाइल सोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन हम उनको 2-3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल व्हीकल्स है, यानी कि आप ये ज़हन में रखें कि जो सरफेस पे चलने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं उनको हम इस कैटेगरी में डालते हैं। उसमें आपके पास ट्रेन्स हैं, उसके अंदर आपके पास जितनी भी कार्स हैं, बसेस हैं, कोचेज़ हैं, रिक्शास हैं, मोटरसाइकिल हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मोबाइल व्हीकल्स के अंदर आएंगी। ये सारे के सारे चूँकि आपको पता है कि फ्यूल के ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्यूल बर्न होता है, इंजन चलता है और उसके नतीजे में एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो एयर के अंदर शामिल होती जाती हैं और एयर पोल्यूशन काज करते हैं। सेकंड मोबाइल सोर्सेज जो हैं वो शिप्स हैं जो कि फ्लोट ऑन दी सरफेस ऑफ द वाटर। अब इनके अंदर भी आपको पता है कि शिप्स जो हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट एक वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, नॉट फॉर ह्यूमन बट फॉर दी लगेज ट्रांसपोर्ट। जो जितनी भी दुनिया के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है उनमें बहुत ज़्यादा जो सामान की ट्रांसपोर्ट होती है वो शिप्स के ज़रिए कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ के अंदर होती है। तो सेकंड जो मेजर मोबाइल सोर्सेज है दीज आर शिप्स। और थर्डली आपके एयरप्लेन्स हैं। तो एयरप्लेन्स भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, दे आल्सो रन ऑन द फ्यूल और वो भी एयर पोल्यूशन काज करते हैं। तो हमने 3 कैटेगरीज़ कर दी स्टेशनरी सोर्सेज की और 3 ही कैटेगरी कर दी मोबाइल सोर्सेज की। अब यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर जो ह्यूमन एक्टिविटी के ज़रिए डायरेक्टली पोल्यूटेंट्स एयर के अंदर जा रहे हैं, उनमें पावर स्टेशन जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नॉक्स और पार्टिकुलेट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। बाकी इंडस्ट्री से बहुत सारे हैं गैसेस, लेकिन जो मेजर हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन हैं, पार्टिकुलेट्स हैं। मोटर व्हीकल्स में अगर हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, नॉक्स है, लेड है, हाइड्रोकार्बन है, पार्टिकुलेट्स हैं। और डोमेस्टिक जो घरों में आप चूल्हे वगैरह जलाते हैं या फ्यूल कम्बस्ट करते हैं, गैस टाइप का, उसमें पार्टिकुलेट्स हैं। तो ये वो सोर्सेज हैं जो कि डायरेक्टली ह्यूमन के ज़िम्मे आते हैं। इंसान जो है वो एयर के अंदर जो पोल्यूटेंट्स जो है वो एयर के अंदर डाल रहा है, ये वो वाले चंद एग्जांपल्स हैं उसके। अब इसके इफ़ेक्ट्स एयर पोल्यूशंस के एवरीबॉडी नो, सबसे पहला इफ़ेक्ट जो है वो ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंज। आपके जो क्लाइमेट है वो दुनिया का आपको पता है कि वर्ष से वर्ष होता जा रहा है, हार्ड से हार्ड होता जा रहा है। गर्मी आजकल आप देख लें इंतहाई शदीद है। दुनिया का जो अर्थ टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज़ कर रही है। स्मोक का मसला बिल्कुल अपेरेंट है एयर पोल्यूशन के हवाले से। अगर आप देखें तो सर्दियों के अंदर आपके पास स्मोक जो है आपने ऑब्ज़र्व की होगी फैसलाबाद के अंदर, स्पेशली लाहौर के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, तो जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। अब जाहिर बात है इस क्लाइमेट चेंज का जब भी आप टॉक्सिन्स लेके आएंगे एयर के अंदर, पोल्यूटेंट्स लेके आएंगे या पोल्यूटेड एयर के अंदर ब्रीथ करेंगे तो हेल्थ जो है वो आपकी इफ़ेक्ट होगी। तो सेकंड मेजर इफ़ेक्ट जो आता है एयर पोल्यूशन का वो हेल्थ के ऊपर आता है। और थर्ड ग्लोबल वार्मिंग है, दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। और उसके नतीजे के तौर पर जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने की स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। अगर ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो आपको पता है सी लेवल इंक्रीज़ करेगा, फ्लड आएंगे और दुनिया की जो डायमेंशंस हैं जियोग्राफी वो तक चेंज हो सकती है। ये प्रोलॉन्ग इफ़ेक्ट हैं जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं। इसी तरह अगर हम प्रॉब्लम्स देखें जो एयर पोल्यूशन के, उनको अगर हम नाम दें और
नाम की बेस पे उनको डिस्कस करना चाहें तो ये टेबल आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं सारा टेबल तो डिस्कस नहीं कर रहा, एक दो चीज़ें देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सल्फोरस स्मोक है, तो उसका काज आपको पता है ज़्यादातर सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं, इंडस्ट्रीज़ का स्मोक है, डोमेस्टिक सोर्सेज हो सकते हैं। इफेक्ट आपके पास रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, मटेरियल्स को डैमेज करता है, वेजिटेशन को डैमेज करता है, क्रॉप्स को डैमेज करता है। इसके अलावा अगर आप देखें ग्लोबल वार्मिंग है, फोटोकेमिकल स्मोक है, इसके भी तकरीबन मिलते जुलते इफेक्ट हैं। ग्लोबल वार्मिंग देखें, कार्बन डाइऑक्साइड पावर स्टेशन से निकल रही है, मीथेन निकल रही है पैडी फील्ड से, तो आपके पास क्या है, टेम्परेचर दुनिया का इंक्रीज़ कर रहा है, जो एवरेज टेम्परेचर है। तो क्लाइमेट जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा क्लाइमेट चेंज होगा और आपके पास फ्लडिंग होगी लो लाइंग एरिया में। ओजोन डिप्लीशन ये आप लोग पढ़ते आए हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एरोसोल्स और रेफ्रिजरेटर से जो निकलते हैं और वो ओजोन को क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं। नतीजा क्या होगा, यूवी रेडिएशन जो है वो पेनिट्रेट करेंगी और आपके पास स्किन कैंसर काज करेंगी। सिमिलरली एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड और नॉक्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो पावर स्टेशन और मोटर व्हीकल से एयर के अंदर जाते हैं और आपके पास जब रेन होती है जिसकी पीएच जो है वो लो होती है, तो उसके नतीजे के तौर पे आपकी एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, आपका मटेरियल डिस्टर्ब होता है, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं। तो एसिड रेन को हम अलग से एज अ टॉपिक भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फॉरेस्ट फायर के नतीजे में हेज़ प्रोड्यूस होती है, विजिबिलिटी रिड्यूस होती है और ज़ाहिर बात है रेस्पिरेशन को अफेक्ट करती है, तो हेल्थ इफेक्ट भी आते हैं। ये तो थी सारी की सारी एयर पोल्यूशन, जिसको हम जनरली एयर पोल्यूशन कहते हैं। ये आउटडोर एयर पोल्यूशन है, लेकिन एक टाइप एयर पोल्यूशन की है जो कि इंडोर है। आप अगर अपनी रूटीन को ऑब्ज़र्व करें तो ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा आप वो इंडोर ही गुजारते हैं। ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करना हो तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप अपने दिन को ऑब्ज़र्व कर लें कि आप अपना दिन कैसे गुजारते हैं, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी भी वैसे ही गुजरेगी। दिन की रूटीन में देख लें, आप हॉस्टल में हैं, सुबह उठ के यूनिवर्सिटी आते हैं, वहाँ पे भी इंडोर रहते हैं और वहाँ से दोबारा हॉस्टल चले जाते हैं, खाने के लिए बाहर जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ़ योर टाइम इज़ बीइंग स्पेंट इंडोर। तो जनरली एवरेज के तौर पे हम कह सकते हैं कि हर इंसान जो है अपनी ज़िंदगी का 80% टाइम जो है इंडोर गुजारता है। रिसेंट कोरोना सिचुएशन के अंदर तो स्टे सेफ, स्टे होम कहते हैं, तो आप ज़्यादातर वक्त अपना घर के अंदर ही गुजार रहे हैं, बहुत कम बाहर निकल रहे हैं, तो ये 80% से भी एक्सीड हो गया है। तो आप अब क्या एयर पोल्यूशन से बच गए हैं? द आंसर इज़ नो, क्योंकि अगर आप आउटडोर जाएं तो आपके पास एयर पोल्यूशन है, इंडोर जाएं तो आपके पास इंडोर एयर पोल्यूशन है, तो आप एक्सपोज हैं इंडोर एयर पोल्यूशन के। उसके सोर्सेज देखने पड़ेंगे, ज़ाहिर बात है कि अगर है तो क्यों हो सकती है। आप हीटर चलाते हैं सर्दियों के अंदर, इंडोर एयर पोल्यूशन काज करती है, ज़ाहिर बात है, बर्न हो रहा, फ्यूल बर्न हो रहा। आप कूपर्स चलाते हैं, आप आउटडोर पोल्यूशन जो है वो इंडोर आ सकती है। इसके अलावा आपके सॉल्वेंट्स हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर एंटर हो तो आपको पता चल जाता है। सॉल्वेंट्स हैं, पेंट्स हैं, घरों के अंदर पेंट होते हैं, तो जब ड्राई होता है पेंट तो उसके ज़रिए भी काफ़ी सारे जो सॉल्वेंट्स हैं वो एवापोरेट होकर आपको अफेक्ट कर सकते हैं। घर में अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो टोबैको एक बड़ा काज है इंडोर एयर पोल्यूशन का। स्मोक है बंद घरों के अंदर, किचन है, किचन के अंदर ज़ाहिर बात है आप चूल्हा जला रहे हैं, ठीक है, खाने पका रहे हैं, एवरीथिंग हो रही है, तो स्मोक भी एक इंडोर एयर पोल्यूशन काज कर रहा है। तो ये आप देख लें, ये बड़े सोर्सेज हैं जो कि इंडोर, इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, तो ये मेजर हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। अब एयर पोल्यूटेंट्स की बेस पे आप उनके सोर्सेज को भी डिवाइड कर सकते हैं। ये टेबल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैरोसिन एंड गैस हीटर है, वुड स्टोव्स हैं, फायरप्लेस, कोल है, ऑयल बर्नर है, कुकर है, टोबैको स्मोक है, व्हीकल, इन सब ये सारे के सारे सोर्सेज कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉक्स और सल्फर डाइऑक्साइड भी तकरीबन इन सभी से, इंक्लूडिंग व्हीकल एग्जॉस्ट है, कोल, ऑयल बर्नर है, तकरीबन मिलते जुलते सोर्सेज हैं। फॉर्मेल्डिहाइड है, ओजोन है,
ओजोन पार्टिकल, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ओजोन के सोर्सेज में अगर आप देखें फोटोकॉपियर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर हैं, आउटडोर एयर है। इसी तरह आप पेस्टिसाइड्स स्प्रे, आउटडोर एयर है, एस्बेस्टॉस है, फायर प्रूफिंग इंसुलेशन है, रेडॉन है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, बायोलॉजिकल एरोसोल्स हैं, बैक्टीरिया है, आपके जो हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। तो ये सारे के सारे सोर्सेज मुख्तलिफ सोर्सेज यानी पोल्यूटेंट की बेस पे उनके सोर्सेज को डिस्कस किया गया है। फॉर एग्जांपल आप कुछ चीज़ें से याद रख सकते हैं अपने जहन के अंदर। अब इंडोर एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे? ज़ाहिर इफ़ेक्ट्स या सिम्टम्स हैं जो कि आपको हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली आप फील कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले आई, नोज़ एंड थ्रोट इरिटेशन हो सकती है, कफिंग हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, हेडेक हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, नोज़िया हो सकता है। अब ये सारी सिम्टम्स अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये कोरोना से भी रिलेटेड हैं, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से अगर आपका घर बंद है और आप ज़्यादा वक्त इंडोर पास कर रहे हैं तो इनमें से कुछ सिम्टम्स इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से भी हो सकती हैं, लिहाजा घबराना नहीं है, ठीक है। और जो है घर पे रहना है और कोशिश करनी है जो सोर्सेज इंडोर एयर पोल्यूशन के हैं उनको कम से कम करें, तो सहन के अंदर कुछ वक्त स्पेंड करें ताकि आपको फ्रेश एयर मिल सके। चलें जी, ये एयर पोल्यूशन, उसके कॉजेज़, उसके सोर्सेज, उसके इफ़ेक्ट्स हमने देखे हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि एयर जो है, एक तो हमें पता चल गया एयर इम्पॉर्टेंट है, हमें उसके एनालिसिस करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि एयर कैन बी पोल्यूटेड, एयर पोल्यूट हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है, और कौन कौन से पोल्यूटेंट्स जो हैं वो इंडोर या आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स के अंदर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बयान की गई हैं कि इसलिए बताई गई हैं, इसलिए एक्सप्लेन की गई हैं ताकि आपको पता चल सके कि एयर इम्पोर्टेंट है और उसके एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, और ये इसलिए आपके सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसकी मॉनिटरिंग के हवाले से, इसकी सैम्पलिंग के हवाले से कुछ चीज़ें देखेंगे। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।